नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। द यूनिक क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के जनगणना से संबंधित तो पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। अक्सर हम लोग देखते हैं कि झारखंड की जनगणना से संबंधित जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगामी जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोई भी लेसन को वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करते हैं तो कंप्लीट करने के बाद उस लेसन से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकल के आते हैं उस सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप हल करें। निश्चित तौर पे आपसे सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल हो पाएंगे। हम लोग जनगणना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग इसके आधार के बारे में देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम लोग झारखंड, विशेष रूप से झारखंड की जनगणना और तुलनात्मक रूप से हम लोग भारत की जनगणना के बारे में भी देखेंगे। चलिए हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। झारखंड की जनगणना की जो शुरुआत हुई है वो लॉर्ड मयो के समय हुई है। लॉर्ड मयो के समय हुई है। अगर कभी डेट पूछे तो 1972 में, उस समय हमारे देश में जनगणना की शुरुआत हुई है। लेकिन इस समय जनगणना की शुरुआत नियमित तौर से नहीं हुई थी, नियमित तौर तरीके से नहीं हुई थी। जब लॉर्ड रिपन का समय आता है, जब लॉर्ड रिपन का समय 1981 ईस्वी में आती है तो यही जनगणना नियमित तरीके से होती है। ठीक है। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि ये नियमित तरीके और ये अनियमित तरीके क्या है। नियमित तरीके कहने का मतलब ये है कि अगर आप देख रहे होंगे कि 2001 में अगर जनगणना हुई तो फिर जनगणना 2011 में हुई। अगर ये 2011 में जनगणना हुई तो निश्चित तौर पे 2021 में जनगणना होगी। ठीक है। तो ऐसे जो आप देख रहे हैं एक नियमता चलता जा रहा है। अगर ये 2021 में हुई तो 2031 में होगी। ये तो 10 साल का अंतराल हमें देखने को मिलता है, अर्थात एक ये नियमित तरीका हुआ। लेकिन जब लॉर्ड मयो का समय था, लॉर्ड मयो का कार्यकाल था, तो उस समय नियमित तरीके से जनगणना नहीं हुई। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो जनगणना होता है वो कौन करवाता है, केंद्र सरकार करवाती है या राज्य सरकार करवाती है या दोनों सरकार मिलके करवाती है, फिर बात वहीं आती है। अगर आप पॉलिटिकल पढ़े होंगे, ठीक है, अगर आप पॉलिटिकल पढ़े होंगे तो आप उसमें देखे होंगे सूची के बारे में, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। तो ये जनगणना करवाने की जो कार्य है वो कौन सी सूची के अंतर्गत आती है? तो आपका जवाब होगा कि ये जो जनगणना करवाने की जो कार्य होता है वो आपके केंद्र सूची के अंतर्गत आती है, केंद्र सूची के अंतर्गत आती है। और आपको पता है कि केंद्र सूची के अंतर्गत जितने भी कार्य आते हैं ये कार्य कौन करवाती है? तो ये कार्य केंद्र सरकार करवाती है। और आपकी जो जनगणना की कार्य अगर आप केंद्र सूची के अंतर्गत आ रही है तो ये भी केंद्र सरकार करवाती है। हाँ, ये केंद्र सरकार ही करवाती है। अगर आप इसका अनुच्छेद देखना चाहें कि एक इसका कौन से अनुच्छेद में वर्णन इसका मिलता है तो अनुच्छेद आप 246 देख सकते हैं। जनगणना से संबंधित यहाँ जानकारी हमें मिलती है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है। ठीक है, महाविभाजक वर्ष किसे कहा गया है? तो आपका जवाब होगा कि 1921 ईस्वी को महाविभाजक वर्ष कहा गया है। महाविभाजक वर्ष कहा गया है। ये महाविभाजक वर्ष क्यों कहा गया है? महाविभाजक वर्ष इसलिए कहा गया है क्योंकि जब जनगणना 1911 में हुई थी, उसके बाद जनगणना 1921 ईस्वी में हुई। तो जब 1911 में जनगणना हुई थी उस समय की जनसंख्या अधिक थी और 1921 की जनसंख्या 1911 की जनसंख्या के तुलना में कम हो गई, जबकि बढ़ना चाहिए था। अगर 1911 की जनसंख्या मान लिया जाए यहाँ 5 जनसंख्या थी तो 1921 में 4 जनसंख्या हो गई। समय के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो जनसंख्या में
गिरावट देखने को मिलता है। अगर ये गिरावट देखने को मिलता है तो इसी को हम लोग कहते हैं कि यह जो समय था वो महाविभाजक समय था। कह सकते हैं कि यह महाविभाजक वर्ष था। एक आपका आता है 1951 की जनगणना को हम लोग लघु विभाजक वर्ष कहते हैं, लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। अब हम लोग विशेष तौर पे झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में 2011 में जनगणना हुई। उस समय उसके जो महानिदेशक थे वो सुनील कुमार बर्नवाल थे। उन्हीं के नेतृत्व में आपकी जनगणना की रिजल्ट जारी की गई थी। तो आप एक पॉइंट में इसे लिख सकते हैं कि जो 2011 में जनगणना हुई उनके महानिदेशक सुनील कुमार बर्नवाल थे, उनके नेतृत्व में ही जनगणना की रिजल्ट जारी की गई। ठीक, ध्यान दीजिएगा। सबसे अगर झारखंड में बात की जाए तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में है। और अगर पूछा जाए कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है तो आपका जवाब होगा पलामू प्रमंडल में। ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर प्रमंडल पूछे तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, और अगर आपको न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रमंडल पूछे तो आपको जवाब देना है पलामू प्रमंडल। ठीक है, चलिए अब एक करके चीज़ों को देखते हैं। लेकिन चीज़ों देखने से पहले आप जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं, नगरीकरण किसे कहते हैं, लिंगानुपात किसे कहते हैं, साक्षरता क्या है, इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी रखनी जरूरी है, क्योंकि ये सारे वर्ड आपको वहाँ भी देखने को मिलेंगे। हम आपको तुलनात्मक रूप से चीज़ों को बताने की कोशिश की है, क्योंकि अगर आप भारत की भी जनगणना पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर आप यही दोनों चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो साथ साथ में आपकी झारखंड की जनगणना के बारे में जानकारी मिल जाती है और भारत की जनगणना के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। अर्थात हम यहाँ चीज़ों को तुलनात्मक लेकर के चले हैं। चलिए, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, पहले इस चीज़ों को देखते हैं। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं, कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं अर्थात रह रहे हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, कहीं कहीं का जनसंख्या घनत्व अधिक होता है तो कहीं कहीं का जनसंख्या घनत्व कम होता है। हम आपको अभी एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे कि आपका अगर देश स्तर पे देखा जाए तो बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व अधिक है, और अगर हम लोग झारखंड में किसी डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं तो धनबाद में जनसंख्या घनत्व अधिक है। जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब ये है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि धनबाद एक ऐसा जिला है जो 1 किलोमीटर के अंतर्गत बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, अर्थात 1316 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, अगर देश स्तर पे बात की जाए तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां की जनसंख्या घनत्व तो अधिक है। अब आता है दशकीय जनसंख्या वृद्धि। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि। चीज़ों को आप लिखते चलिएगा। दशकीय का मतलब क्या हुआ? 10 वर्ष। दशकीय का मतलब हुआ 10 वर्ष, और 10 वर्ष में जनसंख्या की वृद्धि को हम लोग दशकीय वृद्धि कहते हैं। 10 वर्ष में जनसंख्या वृद्धि दर को हम लोग दशकीय वृद्धि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको हम समझाना चाहें तो अगर जनगणना 2001 ईस्वी में हुई, फिर जनगणना 2011 ईस्वी में हुई, 10 साल का अंतर हुआ, और ये 10 साल के अगर दौरान जनसंख्या की वृद्धि होती है, मान लीजिए जनसंख्या की वृद्धि 100 होती है,
तो ये जो आपकी 100 जनसंख्या की वृद्धि हुई, यही जो 100 व्यक्ति हैं वो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि आपके जनसंख्या जो 2011 में थी वो 90 जनसंख्या थी। 2011 में आपकी 100 जनसंख्या होगी, ये 10 जनसंख्या का तो वृद्धि हुआ, यही वृद्धि को तो हम लोग दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। ठीक, अब होता है ये नगरीकरण। नगरीकरण मतलब जहाँ नगर पालिका की व्यवस्था हो, नगर निगम की भी व्यवस्था हो, अधिसूचित क्षेत्र भी हो और आपके छावनी बोर्ड वगैरह हो, ये सारे फैसिलिटी अगर जिन क्षेत्रों में हैं वे नगरीकरण के अंतर्गत आते हैं, नगरीकरण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात ये है कि प्रति हजार पुरुष पे कितने महिलाएं हैं, पर कितने महिलाएं हैं उसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, कि एक प्रति हजार पुरुष पे कितने महिलाएं हैं उसी को हम लोग कहते हैं लिंगानुपात। ये साक्षरता क्या है? साक्षरता ये है कि अगर 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे अगर कोई भी भाषा को पढ़ते हैं, कोई भी भाषा को लिखते हैं, उनको कोई भी भाषा के बारे में जानकारी है, वे साक्षरता दर के अंतर्गत आते हैं, उनको साक्षरता दर के अंतर्गत लिया जाता है। तो यही हुआ, साक्षरता दर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो वैसे बच्चे जो 7 साल से ज़्यादा हों, उनको कोई भाषा के बारे में जानकारी हो, वो पढ़ते हों और लिखते हों, तो उसको हम लोग साक्षरता दर के अंतर्गत रखते हैं। उम्मीद है आपको जनसंख्या घनत्व क्या होता है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है, नगरीकरण क्या होता है, लिंगानुपात क्या होता है, साक्षरता दर क्या होता है, आपको चीज़ें समझ आई होगी। अब हम लोग चीज़ें आंकड़ा के माध्यम से देखते हैं। हम यहाँ आधार लिखे हैं, भारत के बारे में लिखे हैं, ये झारखंड के बारे में लिखे हैं। तो आप चीज़ों को देखिए, भारत की जो जनसंख्या है वो देखिए, आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 121 करोड़। क्या लिख सकते हैं? 121 करोड़। और झारखंड की जो जनसंख्या है, अगर आप इतना नहीं याद रख पाते हैं तो आप अप्रोक्स 121 करोड़ याद रख सकते हैं, या तो अगर एग्जैक्ट कभी कभी पूछ दिया जाए तो ये 3 डिजिट आगे का याद रखिएगा और आपको लास्ट का 3 डिजिट याद रखिएगा, आप ऑप्शन से इसको हल कर पाइएगा। ठीक है, भारत की जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व में वो 17.5% है, और भारत जनसंख्या के तौर पे दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान तो चाइना का है और दूसरा स्थान भारत का है। कहने का मतलब ये है कि अगर पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उसमें से जनसंख्या के दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है। झारखंड की बात करें तो झारखंड का जो जनसंख्या आपको पता है 3,29,88,134 व्यक्ति हैं। ठीक है, ये हमारे भारत देश का 2.72% घेरता है। ठीक है, और ये हमारे भारत में 14वां स्थान पे जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड का स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में झारखंड का स्थान देखा जाए तो 14वां स्थान है। सर्वाधिक जो जनसंख्या है, जनसंख्या कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत जैसे देश में सबसे अधिक कौन ऐसे राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। अगर देखा जाए तो लगभग 20 करोड़, एग्जैक्ट पूछा जाए तो 19.98 करोड़ सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, और सबसे कम सिक्किम की जनसंख्या है। सिक्किम की जनसंख्या 6,10,000 लगभग है। यही चीज़ अगर झारखंड में पूछे कि झारखंड के कौन ऐसे जिले में सबसे अधिक आबादी है, सबसे अधिक जनसंख्या है, तो रांची में। ठीक है, रांची में 29,14,253 व्यक्ति हैं, और सबसे कम पूछे तो लोहरदगा में 4,61,790 व्यक्ति है। अगर महिला की जनसंख्या पूछे तो महिला की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का 48.53% है, और अगर झारखंड में देखा जाए तो झारखंड के कुल जनसंख्या में 48.68%
महिलाओं की जनसंख्या है। ठीक है, महिलाओं की जनसंख्या है। अब हम लोग देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या के बारे में। अगर पूरे भारत में 100% जनसंख्या निवास करती है तो 100% का 68.8% लोग गांव में रहते हैं। और सबसे ज़्यादा भारत के में सबसे ज़्यादा हिमाचल के लोग गांव में रहते हैं, वहाँ 90% लोग गांव में रहते हैं, 10% लोग शहर में रहते हैं। और अगर पूरे भारत में शहर में कितने लोग रहते हैं तो कुल जनसंख्या का 31.2% लोग शहर में रहते हैं और सबसे ज़्यादा गोवा के लोग शहर में रहते हैं। अगर गोवा की जनसंख्या 100% है तो 100% में से 62% लोग शहर में ही रहते हैं। अब हम लोग झारखंड के बारे में बात करते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में अगर 100% जनसंख्या निवास करती है तो उसका 76% लोग गांव में रहते हैं और 24% लोग शहर में रहते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं 76%, क्योंकि 76% लोग गांव में रहते हैं। और सबसे अधिक झारखंड का कौन ऐसा जिला है जो गांव में रहते हैं तो गोड्डा के लोग सबसे अधिक गांव में रहते हैं। अगर गोड्डा की जनसंख्या 100% है तो 95.09% गोड्डा के लोग गांव में ही रहते हैं और शहर में 24% रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा झारखंड के कौन ऐसे जिले के लोग सबसे ज़्यादा शहर में रहते हैं तो धनबाद के लोग। धनबाद के कुल जनसंख्या में 58.13% लोग शहर में रहते हैं। जो पूरे भारत का अगर देखा जाए झारखंड का स्थान शहर की जनसंख्या में तो 27वां है। पूरे भारत में झारखंड का अगर स्थान देखा जाए, शहर में निवास करने वाले व्यक्तियों का अगर स्थान देखा जाए तो झारखंड का 27वां है। एक है दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि अगर भारत में देखा जाए तो 17.7% हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा मेघालय में हुआ है 27.9% और सबसे कम हुआ है वो नागालैंड में हुआ है -0.6%। ठीक है, अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में दशकीय वृद्धि 22.42 है। दशकीय वृद्धि हम वही बात कर रहे हैं कि जनगणना 2001 में हुआ था, फिर जो जनगणना 2011 में हुआ, तो ये 10 साल का जो अंतर हुआ इसी को हम लोग कहते हैं दशकीय। और 10 साल के अंतर्गत कितनी वृद्धि हुई, जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, इसी को हम लोग कहते हैं 10 साल में जो वृद्धि हुई उसी को हम लोग कहते हैं दशकीय वृद्धि। तो हम लोग भारत के संदर्भ में देख लिए। अब हम लोग झारखंड के संदर्भ में देखते हैं। झारखंड में जनसंख्या वृद्धि दर जो हुई है वो 22.42 हुई है और झारखंड के कोडरमा जिला में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। अगर इसका प्रतिशत में बात की जाए तो 42.43% वृद्धि हुई है और सबसे कम धनबाद में हुई है। धनबाद में 11.99% हुई है, जो पूरे भारत में इसका 10वां स्थान है। पूरे भारत में इसका 10वां स्थान है। अगर अब लिंगानुपात की बात की जाए तो भारत का लिंगानुपात 943 कहने का मतलब ये है कि 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं। और सबसे अधिक जो है वो केरल में है, वो 1000 पुरुश पे 1084 महिलाएं हैं। और सबसे जो कम है वो हरियाणा में है, वहाँ 1000 पुरुष पे 879 महिलाएं हैं। अगर झारखंड की लिंगानुपात की बात की जाए तो 949 है और सबसे अधिक यहाँ लिंगानुपात है वो पश्चिमी सिंहभूम का है, 1000 पुरुष पे 1005 महिलाएं हैं। और सबसे कम की बात की जाए तो धनबाद में सबसे कम लिंगानुपात है, वहाँ 1000 पुरुष पे 909 महिलाएं हैं। ठीक है, और ये हमारे देश में 17वां स्थान पे है। हमारे देश में 17वां स्थान पे है। अगर हम लोग करें ग्रामीण लिंगानुपात की बात करते हैं, मतलब जो गांव में निवास करते हैं उनकी बात करते हैं, तो पूरे भारत में ग्रामीण लिंगानुपात जो है वो 949 है
और अगर हम लोग झारखंड की बात करते हैं तो 961 है। वही शहर में रहने वाले लिंगानुपात की बात करते हैं तो पूरे भारत की 929 है और हमारे झारखंड की 910 है। एससी लिंगानुपात जिसे हम लोग अनुसूचित जाति कहते हैं उसकी लिंगानुपात अगर पूरे भारत में देखा जाए तो 945 है, अगर झारखंड में देखा जाए तो 950 है। अनुसूचित जनजाति की लिंगानुपात की बात करें तो पूरे भारत के संदर्भ में 990 है। 990 मतलब यही हुआ कि 1000 पुरुष है, 990 महिलाएं हैं। और अगर हमारे झारखंड में बात की जाए तो 1000 पुरुष पे 1003 महिलाएं हैं। अब आता है शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात मतलब कि वैसे बच्चे को इसमें रखा जाता है जिसकी उम्र 0 से 6 वर्ष के बीच हो। तो सबसे अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 918 है और सबसे अधिक अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात है 972 और हरियाणा में सबसे कम 834। ठीक है, हमारे अगर झारखंड में बात की जाए शिशु लिंगानुपात की तो 948 है जो कि पश्चिमी सिंहभूम में ज़्यादा है और धनबाद में सबसे कम है। अगर आप इस लिंगानुपात की तुलना करें या इस लिंगानुपात की तुलना करें तो यहाँ भी पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा मिला, धनबाद में सबसे ज़्यादा मिला। वैसे ही आपका पश्चिमी सिंहभूम और धनबाद में यहाँ भी सबसे ज़्यादा और कम मिलता है। घनत्व की बात करें तो पूरे भारत में 1 किलोमीटर पे आपके 382 व्यक्ति लोग निवास करते हैं। वहीं झारखंड में 414 प्रति वर्ग किलोमीटर पे लोग निवास करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए घनत्व कहाँ का है तो बिहार का है 1106 और सबसे कम अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का है। वैसे अगर झारखंड की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा घनत्व देखा जाए, यहाँ हम जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व अगर झारखंड में देखा जाए तो धनबाद में है सबसे अधिक और सबसे कम अगर देखा जाए तो सिमडेगा में है। देखिए सिमडेगा में 159 और आपके धनबाद में 1316। साक्षरता दर की बात करें तो पूरे भारत में साक्षरता दर 73% है। 73% अगर पूरे भारत की बात की जाए तो उसमें से अगर देखा जाए तो केरला की साक्षरता दर अधिक है 94% और बिहार की सबसे कम साक्षरता दर है 61.8%। वहीं झारखंड की बात की जाए तो 66.41% यहाँ की साक्षरता दर है और रांची की साक्षरता दर अधिक है। पूरे झारखंड में अगर जिला वाइज देखा जाए तो रांची की साक्षरता दर अधिक है 76.06% जो पूरे भारत का 32वां स्थान पे आता है। पूरे भारत के 32वां स्थान पे आता है। 32वां स्थान कहने का मतलब आपका ये है कि राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ करके अगर झारखंड का अगर शिक्षा दर देखा जाए तो 32वां पे आता है। शिक्षा स्तर पे अगर देखा तो झारखंड का स्थान जो है 32वां नंबर पे है। ठीक है, झारखंड का पाकुड़ एक ऐसा जिला है जहां की साक्षरता दर बहुत कम है, वो है 48.82%। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो पुरुष साक्षरता दर पूरे भारत में 80.9% है। उसमें से केरल के पुरुष ज़्यादा शिक्षित हैं, वहाँ 96% पुरुष शिक्षित हैं और बिहार में 71.2% पुरुष शिक्षित है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में 76.84% पुरुष जो हैं वो शिक्षित हैं। उसमें से रांची एक जिला है, रांची के जो पुरुष हैं वो 84.26% हैं शिक्षित हैं। और अगर पाकुड़ की बात की जाए तो पाकुड़ के पुरुष की साक्षरता दर कम है 57.06%। अगर महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो महिला साक्षरता दर पूरे भारत में 64.6% है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो ये आपका ये साक्षरता दर लिखा हुआ है ये पूरे भारत की साक्षरता दर को बता रहा है और जो आपको ये विशेष तौर पे किसी राज्य की साक्षरता दर के बारे में बता रहा है और यहाँ किसी विशेष जिला के बारे में साक्षरता दर के बारे में बता रहा है। यहाँ महिला साक्षरता दर पूरे भारत में 64.6% है, जिसमें से केरल की महिलाओं की साक्षरता दर अधिक है, वहाँ 92% है।
और बिहार की महिलाओं की साक्षरता दर 51.5% है। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो 55.42% यहाँ की महिलाओं की साक्षरता दर है। उसमें से रांची के महिलाएं शिक्षित हैं, यहाँ की साक्षरता दर अधिक है 67.44%। वहीं पाकुड़ की महिलाओं की साक्षरता दर कम है 40.52%। ध्यान दीजिएगा, साक्षरता दर में सबसे अगर महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें या पूरे झारखंड की साक्षरता दर की बात करें तो सबसे अगर यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है तो रांची का देखने को मिलता है और सबसे कम पाकुड़ का देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह से हम यहाँ केरल की बात करते हैं। केरल में साक्षरता दर, चाहे वो पुरुष की बात करें, महिलाएं की बात करें या पूरे देश में बात करें, केरल की साक्षरता दर अधिक है और सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है। चाहे वह महिलाओं की बारे में बात करें, पुरुषों के बारे में बात करें या पूरे राज्य के बारे में बात करें। ग्रामीण साक्षरता दर हमारे पूरे भारत में 67.8% है तो झारखंड में 61.1% है। शहरी साक्षरता दर अगर बात करें तो 84.1% है और अगर पूरे झारखंड की बात करें तो 82.3% है। अब हम लोग देखते हैं अनुसूचित जाति के बारे में। ध्यान दीजिएगा, जो सारे ये आपको आंकड़ा दिख रहे हैं ये सिर्फ झारखंड के अब आंकड़ा दिखाई देंगे। अनुसूचित जाति आपको हम बताएं कि झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 है। उसमें अनुसूचित जाति लोग कितने हैं, अनुसूचित जनजाति लोग कितने हैं, ओबीसी लोग कितने हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आपको बताएं कि हम 3,29,88,134 लोग हमारे झारखंड की जनसंख्या है। उसमें से 39,85,600 जो 44 लोग हैं वो अनुसूचित जाति अर्थात एससी के अंतर्गत है। ठीक है, अगर हमारे झारखंड में जनसंख्या 100% है तो 12.08% अनुसूचित जाति के लोग भी रहते हैं। 100% में 12.08% एससी लोग रहते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो एससी कौन जैसे जिला में सबसे अधिक पाए जाते हैं तो पलामू में। देखिए पलामू में आप देख सकते हैं, यहाँ काई दाई सिकड़ा हजार 10,000 लाख 5,36,382 लोग रहते हैं और सबसे कम अगर देखा जाए तो लोहरदगा में रहते हैं, वो 15,330 लोग रहते हैं। अनुसूचित जाति की बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं। ठीक है, ये आपकी जनसंख्या की दृष्टि से हुई। अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखना चाहते हैं तो चतरा में क्षेत्रफल की दृष्टि से अनुसूचित जाति के लोग सबसे अधिक चतरा में रहते हैं 32.65% और अगर सबसे कम बोला जाए तो पाकुड़ में 3.16%। अब हम लोग देखते हैं अनुसूचित जनजाति अर्थात अनुसूचित जनजाति हमारे झारखंड में 32 है। एसटी की बात करते हैं और एसटी सबसे अधिक रांची में पाए जाते हैं। अगर आप जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इकाई दहाई सिकड़ा हजार 10,000 लाख 10,42,016 लोग जो हैं वो रांची में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रहते हैं और सबसे कम कोडरमा में 6,903 और ये पूरे जनसंख्या का 26.20% लेता है। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम एसटी लोग कहाँ रहते हैं तो खुट्टी में। ठीक है, सबसे अधिक जो रहते हैं वो खुट्टी में रहते हैं और सबसे कम जो रहते हैं वो कोडरमा में रहते हैं। खुट्टी के कुल जनसंख्या में अगर मान लिया जाए कि खुट्टी का 100% जनसंख्या है, उसमें से 73.25% जो लोग रहते हैं वो सिर्फ एसटी रहते हैं और कोडरमा में अगर 100% जनसंख्या यहाँ निवास कर रही है तो उसका लगभग 1% लोग ही सिर्फ एसटी यहाँ रहते हैं। अब ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कुल जो जनसंख्या है वो 1.33 करोड़ है, जो पूरे राज्य की जनसंख्या का 40.42% है। ओबीसी जो रहते हैं वो अधिकतर गिरिडीह, देवघर, पलामू, सरायकेला खरसावां में अधिकतम रहते हैं और जो सबसे कम रहते हैं वो खुट्टी में रहते हैं। ओबीसी जो सबसे कम रहती है
वो खुट्टी में रहती है, क्योंकि खुट्टी में सबसे अधिक तो एसटी रहते हैं, तो ओबीसी तो वहाँ रहेंगे नहीं, तो ओबीसी सबसे कम रहते हैं, वो खुट्टी में रहते हैं। और ओबीसी कहाँ अधिक रहते हैं, तो हम आपको बताएं पलामू में, गिरिडीह में, सरायकेला खरसावां में, देवघर में, ये सारे जगहों पे ओबीसी अधिक रहते हैं। अब अगर आप पढ़े होंगे कि हमारे झारखंड में पहले 18 जिले थे, फिर 4 को 2001 में जोड़ दिया गया है और 2007 में 2 जिलों को जोड़ा है, मतलब 18 और 6 24 जिले हो चुके हैं। लेकिन आपको पता है कि 19वां जिला के तौर पे किसे जोड़ा गया, 22वां जिला के तौर पे किसे जोड़ा गया, 24वां जिला के तौर पे किसे जोड़ा गया, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। एक आप ट्रिक आप यहाँ याद रख पाएंगे तो आप यहाँ अच्छे ढंग से चीज़ों को समझ पाएंगे। यहाँ लिखिएगा, एक कोई लड़की एक सालू है, सालू जस्ता खाती रहती है, जस्ता खाती रहती है, ठीक है, ट्रिक लिखिए रहती है, तो आप रेगुलर चीज़ों को याद रख पाएंगे। सा से सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां 19वां नंबर का जिला बना। ला से लातेहार 20वां नंबर का जिला बना। जा से जामताड़ा 21वां नंबर का बना। सा से सिमटेगा 22वां नंबर का जिला बना। खा से आपका आता है खुट्टी 23वां नंबर का जिला बना। और आपका रा से रामगढ़ 24वां नंबर का जिला बनता है। देखिए सालू में सा आ रहा है, सा से हम लोग ले लिए सरायकेला खरसावां। ला से लिए लातेहार, लातेहार लिए जो 20वां नंबर का जिला था। जा से आप लिए जामताड़ा जो 21वां नंबर का जिला था। सा से सिमडेगा जो 22वां नंबर का जिला था। जस्ता में जा और सा आ रहा है ना, जस्ता है, सालू जस्ता खाती रहती है, ठीक। खा से आपका आ गया खुट्टी जो 23वां नंबर का जिला है। और रा रहती है में रा आता है, रा से रामगढ़ 24वां नंबर का जिला है। अगर आप इसका डेट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ट्रिक को लिखने के बाद हम आपको यहाँ डेट भी बता देते हैं। सरायकेला खरसावां जो बनाया गया वो 1 अप्रैल 2001 ईस्वी को बनाया गया। लातेहार 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को बनाया गया। जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को बनाया गया। सिमडेगा 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को बनाया गया, सिमडेगा। खुट्टी 12 सितंबर 2007 को बनाया गया। रामगढ़ 12 सितंबर 2007 को बनाया गया, ठीक। ध्यान दीजिएगा, सरायकेला खरसावां किससे अलग हुआ है? आपको पता होना चाहिए कि सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम को काट करके बनाया गया है, ठीक है। लातेहार कहाँ से अलग हुआ है? तो पलामू से। जामताड़ा दुमका से। सिमडेगा गुमला से। खुट्टी रांची से। रामगढ़ हजारीबाग से। तो ये चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा। अब प्रश्न ये भी कभी कभी पूछा जाएगा कि झारखंड में पुरुषों की संख्या कितनी है और महिलाओं की संख्या कितनी है। तो पुरुषों की संख्या आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 1,69,30,315 पुरुषों की जनसंख्या है। महिलाओं की 1,60,57,819। उसमें पूछा जाए कि अगर सबसे अधिक पुरुष कौन जिले में पाए जाते हैं? तो रांची में। सबसे अधिक कौन जिले में? तो रांची में। और सबसे जो कम पाए जाते हैं वो लोहरदगा में। सबसे कम अगर देखा जाए तो रांची में और सबसे कम लोहरदगा में। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक रांची में पाई जाती है और सबसे कम लोहरदगा में पाई जाती है, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोग की प्रतिशत कितनी है हमारे झारखंड में? तो सबसे अधिक लोग हिंदू रहते हैं। हिंदू की अगर प्रतिशत की बात की जाए तो देखिए 67.83%। मुस्लिम की ये प्रतिशत है। मुस्लिम ज़्यादा लोग जो रहते हैं वो साहेबगंज और पाकुड़ में रहते हैं। अगर मुस्लिमों की संख्या अगर बात की जाए 100% है तो 100% का 35% लोग मुस्लिम साहेबगंज और पाकुड़ में रहते हैं। साहेबगंज और पाकुड़ में रहते हैं। ईसाई की बात किया जाए तो ईसाई लोग जो हैं ज़्यादा सिमडेगा में रहते हैं, ठीक है। सिमडेगा में आधे से अधिक लोग
ईसाई ही निवास करते हैं। सिख की परसेंटेज देखा जाए, बौद्ध की और अन्य की जो देखा जाए, ये सारे जो रहते हैं वो आपके इतने हमारे झारखंड में ये सारे धर्म को अपनाया गया है, माना जाता है। तो ये सारे धर्म को मानने वाले लोगों की प्रतिशत की बात की जाए तो इतने हैं। ठीक है, अब आता है यहाँ अनेक प्रकार की जनजातियां हैं। हम आपको बताएं कि 32 प्रकार की जनजातियां हैं। अगर संवेदनशील की बात की जाए तो 8 ही जनजातियां हैं। ठीक है, तो उसमें से सर्वाधिक जो जनजाति यहाँ रहती है वो संथाल जनजाति है। वो संथाल जनजाति 34% रहती है। और अगर सबसे कम कौन जनजाति रहती है यहाँ, तो बिरजिया जनजाति 0.07%। शायद आपको रांची की पुरुषों की जनसंख्या नहीं दिखाई दी हो, तो ये लिखा हुआ है 14,94,937। 14,94,937। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की डाउट या किसी तरह परेशानी आपके मन में आ जाती है तो आप बेहिचक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हम आपकी कमेंट को पढ़ते हैं, आपके कमेंट के सारे हम जवाब देंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।